Good afternoon, everybody. A very warm welcome to the channel Creatrix, and here I am with you guys, telling you about one of the most controversial topics of power electronics. What is the reactive power consumed by a rectifier? So let's go through this and let me explain this concept in brief so that you can get a fair idea about this topic and it will kill the controversy around it. We are going to understand in detail. Okay. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब आप लोग ये सब तो मेरे बारे में जानते ही जानते हो, लेकिन बेटा what matters the most is that we have somebody beside us. We have somebody with us who enables us to give all this content for free. तो यार हमारे साथ है Unacademy, which is not an organization, which is a revolution, a mission to empower each and every student of this country in order to give them free education, quality education from the top educators of this country. तो जो बच्चे ये सोचते थे यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, Unacademy उन्हें वो पावर देता है कि वो भी एक सपना देख सकते हैं, that they can also crack it. So let's crack it. तो बेटा हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये अवेलेबल है Unacademy ऐप पे भी. आप Unacademy ऐप इंस्टॉल कीजिए फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर और कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हैं सिंपली बाय अप्लाइंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा देखो यार मेरी तो सारी स्पेशल क्लास Unacademy की आपको एक ही लिंक पे मिल जाती हैं, tinyurl.com/ankit.ese. यहां जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट पाओगे, एंजॉय करोगे और सीखते चले जाओगे. और इस चैनल के सारे वीडियोस आपको एक लिंक पे मिल जाते हैं bit.ly/gatelive. अब बेटा इसके अलावा आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे, जहां आपको मिलते हैं इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और यहां आपको एजुकेटर्स प्रोवाइड करते हैं डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक. और फिर अगर कहीं डाउट रह जाए तो होते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन. आपको पता है हर चौथी क्लास डाउट्स के लिए डेडिकेटेड होती है. और बेटा एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर. और फिर भी अगर ये भी कम लगे देन यू शुड गो फॉर आइकॉनिक, जहां प्लस बेनिफिट्स के साथ मिलता है एक पर्सनल कोच जो खुद है गेट और ESE रैंकर और बनवाता है आपका स्टडी प्लानर, टाइम टेबल. टीचर्स कंडक्ट करते हैं आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन, और इतना ही क्यों आपको मिलता है टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताते हुए. और बेटा इसके अलावा एक डेडिकेटेड टीम जो कर देती है सारे डाउट्स को आंसर. तो अगर आप यहां कोड लगाते हो मेरे भाई अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है 10% का डिस्काउंट. अब एक क्वेश्चन आता है कि सर YouTube पे इतना कुछ अवेलेबल है, व्हाई शुड वी गो फॉर Unacademy? क्योंकि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube पे आपको मिलते हैं लेक्चर लाइव और रिकॉर्डेड सब मिलता है, लेकिन सिर्फ लेक्चर से रैंक नहीं आती है बेटा. रैंक के लिए, एक टॉपर बनने के लिए और बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, टेस्ट आपको चाहिए होते हैं, और इसके अलावा आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पे कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं. सीरियस स्टूडेंट्स के बीच, टीचर्स के साथ सीरियस टीचिंग, पर्सनल गाइडेंस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो बनाते हैं Unacademy प्लस को. तो डोंट थिंक कि Unacademy प्लस जस्ट वीडियो लेक्चर का प्लेटफॉर्म है बेटा, वो तो YouTube भी है. Unacademy प्लस पे ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो एक बच्चे की लर्निंग को 2x 3x तक इंप्रूव कर देते हैं बेटा. तो अगर आप YouTube से x लर्न करते हो तो Unacademy से इजीली यू कैन लर्न अप टू 3x. चलो तो आ जाते हैं यार आज के टॉपिक पे हम लोग. लेट्स कम टू द टॉपिक. तो हमारा टॉपिक है कि सर रेक्टिफायर में रिएक्टिव पावर कैसे निकाली जाती है ना. सो लेट्स डिस्कस रिएक्टिव पावर इन रेक्टिफायर. अब देखो यार आपको यहां पे सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रिएक्टिव पावर इज बेसिकली अ मिथ. रिएक्टिव पावर जैसी एक्चुअली कोई पावर नहीं होती है. हम बात करते हैं एपरेंट पावर की. एपरेंट पावर क्या होती है? जो सिस्टम का वोल्टेज और करंट देख के ऐसा लगता है कि सिस्टम में इतनी पर्टिकुलरली पावर फ्लो करनी चाहिए, दैट इज द एपरेंट पावर. बट जो एक्चुअल पावर आती है दैट इज द रियल पावर. और इन दोनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर. तो पहले मैं आपको बेसिकली एक बार एक फेयर आइडिया दे देता हूं. एपरेंट पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ V and I which we believe should be the power in the system.
but due to shifting between V and I, the actual power is VI cos phi. Now we try and think कि भाई ये पावर गई कहाँ, VI होनी चाहिए थी और मिली मुझे VI cos phi. तो ये डिफरेंस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिव पावर. तो एक बार मैं आपके लिए सारी पावर्स लिस्ट डाउन कर देता हूं. अगर AC पावर्स की बात की जाए, व्हेन वी टॉक अबाउट AC पावर्स, तो AC पावर्स में बेटा आपके लिए पहली पावर होती है एपरेंट पावर. एपरेंट पावर which is product of VRMS into IRMS. Real power which is nothing but product of VRMS IRMS cos phi, जिसमें हम cos phi को क्या कह देते हैं, पावर फैक्टर. तो ये हमें क्या बताता है, एक्सपेक्टेड पावर के कंपैरिजन में एक्चुअल पावर सिस्टम के अंदर कितना आ रहा है. एक्सपेक्टेड पावर है VI और एक्चुअल आ रहा है VI cos phi. अब आप बात को समझेंगे, रेक्टिफायर्स के अंदर क्या होता है मेरे भाई, हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं. इन रेक्टिफायर्स हार्मोनिक्स आर जनरेटेड ड्यू टू स्विचिंग. सही बात है, हार्मोनिक्स आर जनरेटेड ड्यू टू स्विचिंग. और ये हार्मोनिक्स होते कहां पे है यार, करंट में. हार्मोनिक्स आर जनरेटेड ड्यू टू स्विचिंग इन सोर्स करंट. देखो जो आप सप्लाई वोल्टेज लगाते हो एक रेक्टिफायर के अंदर, वो तो साइनोसॉइडल होती है, लेकिन जो करंट आता है ना वो लोड करंट पे डिपेंड करता है और उसके अंदर होते हैं हार्मोनिक्स. तो क्या होता है, देखो आपकी जो वोल्टेज है बेटा वो तो साइनोसॉइडल हो जाएगी. वोल्टेज तो सिंपली हो जाएगी Vm sin ओमेगा t, क्योंकि ये तो हमारी AC सप्लाई है जो हमने लगाई है. लेकिन सोर्स में जो करंट बनता है, सोर्स में जो करंट बनता है बेटा, उसके अंदर आपके हार्मोनिक्स भी आते हैं. क्यों आते हैं सर हार्मोनिक्स, ड्यू टू स्विचिंग. ये करंट जो है ना लोड करंट पे डिपेंड करता है, तो इसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं. जैसे मान लो ओमेगा टी माइनस phi1, ठीक है. सपोज हाफ वेव सिमेट्रिक अगर हुआ तो सिर्फ बात करेंगे ऑड हार्मोनिक्स की. सिर्फ किसकी बात करेंगे, ऑड हार्मोनिक्स के बारे में. तो इस तरह से चलेगा यार, ठीक है. अब बेटा आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि सर जब पावर निकाली जाती है तो सेम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स कंसीडर की जाती हैं. तो जब आप यहां पे पावर की बात करोगे तो आप बात करोगे Vm Im1 बाय रूट टू और इनके बीच का फेज शिफ्ट cos phi1. ये जो cos phi1 होता है इसे रेक्टिफायर में कह देते हैं फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर. फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर cos phi1, ठीक है. तो यहां पे आपको क्या मिल गया यार, यहां पे आपको मिल गई रियल पावर. तो रियल पावर कितनी हो गई रेक्टिफायर के अंदर, Vs RMS IS1 RMS यानी फंडामेंटल RMS cos phi1, ठीक है. अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप एक बात को समझेंगे, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप ये कहो यार, इफ रेक्टिफायर इज लॉसलेस, कि भाई अगर मेरा रेक्टिफायर में कोई लॉस नहीं है, इफ रेक्टिफायर इज लॉसलेस, तब आप क्या बोलोगे कि इनपुट पावर शुड बी सेम एज आउटपुट पावर. अब अगर देखो ज्यादातर हम कौन सा लोड लेते हैं यार, हाईली इंडक्टिव लोड लेते हैं. अब जब कभी रेक्टिफायर के अंदर आप हाईली इंडक्टिव लोड की बात करते हो तो आप ये कह देते हो I0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर I0 कॉन्स्टेंट हो जाता है तो पावर कैसे निकलेगी, V0 एवरेज इंटू I0. अब आप कहेंगे सर एवरेज वोल्टेज क्यों यूज किया, अगेन वही फंडा है, जब आप पावर निकालोगे तो करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेम रखोगे. अगर करंट कांस्टेंट है तो ये डीसी है, इसीलिए वोल्टेज का भी कौन सा कंपोनेंट लिया हमने, डीसी कंपोनेंट.
while computing power the current and the voltage must have the same frequency otherwise their power would be 0। तो आप पावर यहां से भी निकाल सकते हो। तो पावर के दो फॉर्मूले हो गए यार, एक तो VS RMS IS1 RMS cos phi 1 और एक हो गया V नॉट एवरेज इंटू I नॉट, ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गई आपके पास रियल पावर रेक्टिफायर की। लेकिन अपना एम ये था, हमें रिएक्टिव पावर चाहिए। अब देखो रिएक्टिव पावर का एक फॉर्मूला डायरेक्टली आप नेटवर्क के अंदर पढ़ते हो विच इज VI sin phi, बिल्कुल आप वो लगा सकते हो। तो यहां पे एक फॉर्मूला आपके पास क्या हो सकता है, अगर हम बात करें फंडामेंटल रिएक्टिव पावर की, यानी वो रिएक्टिव पावर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फंडामेंटल कंपोनेंट, तो यहां पे आप क्या कहेंगे, QF क्या होगा, VS RMS, देखो फंडामेंटल से अगर निकालना है IS1 RMS इंटू साइन phi 1, या फिर आप ये कह दो पावर, रियल पावर इंटू tan phi 1। तो बेसिकली फॉर फंडामेंटल रिएक्टिव पावर, फॉर फंडामेंटल Q we use फंडामेंटल पावर फैक्टर। क्या यूज करना चाहिए हमको, फंडामेंटल पावर फैक्टर। लेकिन बेटा एक और रिएक्टिव पावर आप डिफाइन कर सकते हो। देखो अगर गेट या एग्जाम्स की बात करें तो ये वाली पावर इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी बुक्स के अंदर कंसेप्ट गिवन है और यही ज्यादातर यूज की जाती है। लेकिन आप एक और डिफाइन कर सकते हो अगर चाहें तो, दैट इज द टोटल रिएक्टिव पावर। अब टोटल का क्या मतलब है यार, देखो हार्मोनिक्स आ जाने से बिल्कुल हम मानते हैं कि करंट का जो RMS होगा, देखो हम क्या कहते हैं टोटल रिएक्टिव पावर में, कि ड्यू टू हार्मोनिक्स जो आपका करंट का RMS है बेटा IRMS, उसमें क्या क्या आ गया होगा, उसके अंदर फंडामेंटल कंपोनेंट आ गया होगा यार, उसके अंदर थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट आ गया होगा, सारी चीजें आ गई होंगी आगे भी। तो क्या हो जाता है इससे, IRMS इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो आपकी एपरेंट पावर है ना, अगर आप सप्लाई की साइड से देखोगे तो आपको वोल्टेज करंट देख के क्या लगेगा कि एपरेंट पावर इज VRMS IRMS, जबकि आपके पास रियल पावर कितनी है, बट रियल पावर इज VRMS I1 RMS फंडामेंटल RMS करंट cos phi 1, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको आउटपुट साइड से बताया V नॉट एवरेज इंटू I नॉट। अब क्वेश्चन ये आता है ये दोनों पावर्स में डिफरेंस क्यों है, बहुत सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू हार्मोनिक्स। इस वजह से टोटल रिएक्टिव पावर भी आप निकाल सकते हो अगर चाहोगे, S² माइनस P² अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि S क्या होता है, रूट ओवर P² प्लस Q², तो यहां से क्या आ गई टोटल रिएक्टिव पावर। तो बेटा रेक्टिफायर के अंदर ना दो रिएक्टिव पावर्स होती हैं, एक फंडामेंटल और एक टोटल। तो रिएक्टिव पावर सर यहां पे है क्या बेटा, रिएक्टिव पावर एक तरीका है, एक जरिया है ये समझाने का कि जो आपकी एक्सपेक्टेड पावर है और जो आपकी रियल पावर है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। आप वो डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहे हो। डोंट थिंक दैट कि यार रेक्टिफायर में इंडक्टर कहां से आया, किसने रिएक्टिव पावर कंज्यूम किया, उतनी नैरो थिंकिंग मत रखो। हमेशा ये मत सोचो कि इंडक्टर और कैपेसिटर ही रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं। जब कभी एक्सपेक्टेड पावर और जो एक्चुअल पावर है इसमें डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस को एक्सप्लेन किया जाता है बाय मींस ऑफ रिएक्टिव पावर, और वही हमने किया है। तो आपके पास दो तरीका होता है, एक तो ये तरीका ये हो गया Q, एक होता है P tan phi। अब सर यहाँ phi क्या होता है, तो जो cos phi होता है ना वो होता है इनपुट पावर फैक्टर। क्या होता है आप जानते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दो पावर फैक्टर होते हैं, एक फंडामेंटल का और एक इनपुट का। ये क्या होता है, ये होता है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर इनटू G,
वेयर जी इज कॉल्ड एज द डिस्टॉर्शन फैक्टर। क्या कहलाता है जी? डिस्टॉर्शन फैक्टर। ठीक है, तो दो तरह से निकाल सकते हो। तो मैं आपके लिए समराइज भी कर देता हूं यार इस चीज को। समरी देखो, सबसे पहले अगर मैं सारी पावर्स को समराइज करना स्टार्ट करूं तो एपरेंट पावर क्या है भाई? सप्लाई आरएमएस वोल्टेज इनटू सप्लाई आरएमएस करंट। फिर रियल पावर क्या है भाई? वीएस आरएमएस IS1 आरएमएस कॉस फाई 1 या फिर V नॉट एवरेज इंटू आई नॉट। ये हो गई। तीसरी फंडामेंटल रिएक्टिव पावर क्या थी भाई? P tan फाई 1 या फिर VS RMS IS1 RMS साइन फाई 1। इस तरह से भी कर सकते हो। चौथी टोटल रिएक्टिव पावर, और एग्जाम में अगर स्पेसिफाइड ना हो ना कौन से की बात हो रही है तो फंडामेंटल लेके चलना। P tan फाई, यहां पे VS RMS IS RMS साइन फाई, एक तरीका ये भी है। ठीक है, अब इसके अलावा आपका जो है cos फाई इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू जी, क्या हो रहा है? cos फाई इज इक्वल टू जी इंटू cos फाई 1। ठीक है, ये होता है इनपुट पावर फैक्टर और ये होता है फंडामेंटल पावर फैक्टर या फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो मेरे ख्याल से अब यार आगे जाते हुए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कितनी तरह की पावर्स रेक्टिफायर में डिफाइंड है, क्या एपरेंट है, क्या रियल है, क्या रिएक्टिव है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा और आप इसको अप्लाई करके कभी भी डायरेक्ट आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों देखो, जैसा मैंने आपको बताया इस चैनल के सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगे यार, bit.ly/gatelive। और चैनल का होम पेज भी एक बार चेक करना, वेल अरेंज फॉर्मेट में आपको सारा कंटेंट दिखने लगेगा। और अगर आप प्लस पे आते हो और अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर का फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। यार मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा 2 ईयर के लिए जाओ, मल्टीपल एग्जाम क्रैक करो और जॉब लेके निकलो, क्योंकि यहां पर मंथ कॉस्ट आपकी मिनिमम हो जाती है और आपको EMI पे भी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, डेबिट कार्ड पे EMI मिलेगी, किसी क्रेडिट कार्ड की नीड नहीं है। और आइकॉनिक के लिए जाते हो तो 1 ईयर का फीस हो जाएगा 45,225 और 2 ईयर 66,600। अगेन प्रेफर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। और बेटा ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, मुझे फॉलो कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं। और आप यहां से मुझसे चैट भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां मैं डालता हूं अपने लेक्चर्स की सारी PDF, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें, नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना यार, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे whenever we come live। And I hope you like this video. More such videos are coming soon for you. Thank you everyone.